Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. It's me Mubashir Ahmed and this is the second year class of English. Today we are going to start yet another unit by the name of Archaeological Treasures of Pakistan, written by Herbert Feldman. Now, all of you must open page number 231. Each and every detail is quite visible on the whiteboard. Page number 231, it's unit number 6. And the title of the unit is Archaeological Treasures of Pakistan. First of all, it is very much important to understand what do we actually mean by archaeological. What is archaeological? Archaeological means it is actually the study of archaeology. Archaeology is the study of the remains of the primitive past civilization. मैं ज़रा इसको उर्दू में एक्सप्लेन कर दूँ. इसका मतलब ये है कि जो माजी में जो सिविलाइजेशंस, जो कल्चर्स, जो कौमें आबाद थी यहाँ पर, उनसे जो चीज़ें, पत्थर, उनके मॉन्यूमेंट्स, उनके मुजस्मे, उनके जितनी भी और ट्रेजर्स थे वो यहाँ पर रह गए हैं, उनको स्टडी करना और उसको स्टडी करके उस कल्चर का, उसके ट्रेडिशन का और उनके आदात और अतवाद का पता लगवाना, इसे हम कहते हैं आर्कियोलॉजिकल. और आर्कियोलॉजिकल के बाद जो दूसरा वर्ड है ट्रेजर. ट्रेजर से मुराद है कि जो चीज़ें वो छोड़कर गए थे, जो माजी की जो सिविलाइजेशंस थी, मतलब जेम्स हो गए, स्टोन्स हो गए, उन्होंने जो मुजस्मे तैयार किए थे, वो सारी चीज़ें उसको देखकर हम बाकायदा तौर पर स्टडी करते हैं कि भाई इनका कल्चर कैसे था, हाउ दे यूज्ड टू लिव, हाउ दे यूज्ड टू इंटरैक्ट, what type of customs and tradition they used to follow. So all these different aspects and factors would be studied today in this unit with the help of the text. So I'll start reading the text and at the same time I'll be paraphrasing each and every line. So you should be with me. So please open page number 231. I'm starting reading. Now the first line. The archaeological treasures of Pakistan are not only rich and varied, but some of these are highly important to the history of civilization. इससे मुराद क्या है कि हमारे जो आर्कियोलॉजिकल ट्रेजर्स हैं, जो हमारे पास जो मवाद पड़ा हुआ है माजी की सिविलाइजेशन का, वो ना सिर्फ वसी है, खुद कफील है या डाइवर्स है. डाइवर्स से मुराद के मुख्तलिफ किस्म के कल्चर्स का जो मुजस्मा यहाँ पे पड़ा हुआ है, बस उसके बावजूद वो काफ़ी ज़रूरी भी है. कैसे ज़रूरी है? बिकॉज हमारी जो सिविलाइजेशन है, जो हमारी हिस्ट्री है, उसके लिहाज से भी उसको पढ़ना इंतहाई मुफीद है, क्योंकि उसको पढ़कर ही हमें अंदाज़ा होता है कि जिन जिन इलाकों में हमें ये ट्रेजर्स मिलते हैं, ये जो चीज़ें मिलती हैं, ये जो जेम स्टोन्स होते हैं या ट्रेजर्स होते हैं या बुद्ध बनाए होते हैं या मुजस्मे बनाए होते हैं, इनसे हमें अंदाज़ा होता है कि इन इलाकों में कौन कौन सी कौमें आबाद थी. मतलब सिविलाइजेशन से मुराद वो कौन कौन सी कौमें थी, तो उनका हम अंदाज़ा इस बातों से लगा सकते हैं, उनकी बिल्डिंग से, उनके घरों से जो उन्होंने तामीर किए थे, जो कि तबाह हो गए बाद में. तो उन सारी चीज़ों को देखकर हमें पता चलता है that how many civilizations and what type of civilizations would live in this part of the world. As sometimes happens, valuable monuments and remains have suffered from neglect or vandalism, but in recent years there had been a rising interest in the subject and valuable work is steadily going on. इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि हमने इन मुजस्मों की तरफ वो तवज्जो नहीं दी जो कि हमें देनी चाहिए थी, लेकिन अब थोड़े अरसे पहले इस पर काफ़ी अच्छे तरीके से काम शुरू हो चुका है. स्टडीली से मुराद क्या है? What do we actually mean by steadily? Steadily means passively. Passively means आहिस्ता, gradual. तो ग्रेजुअली इस पे काम अब शुरू हो गया है. माजी में चूंकि इन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया था, लेकिन अब उस पर काफ़ी अच्छे तरीके से काम शुरू हो चुका है. नो डाउट द बेस्ट नोन ऑफ ऑल पाकिस्तान्स आर्कियोलॉजिकल सेंटर्स इज दैट ऑफ टेक्सला, अबाउट 30 miles नॉर्थ वेस्ट ऑफ रावलपिंडी. नॉर्थ वेस्ट ऑफ रावलपिंडी से अगर आप जाएं तो टेक्सला का जो इलाका है
वहां पर आपको इस किस्म के मुजस्मे और इस किस्म के मवाद मिलेगा कि वो आपको अंदाजा लगेगा वहां से कि यहाँ पर कौन कौन सी सिविलाइजेशंस आबाद थी, कौन कौन सी कौमें आबाद थी। ये एक स्टडी जो है ना आर्कियोलॉजी की, दिस इज बेसिकली द स्टडी ऑफ ऑल दीज डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स, स्टोन्स, जेम्स, houses, different objects, the remnants of those civilizations. Remnants से मुराद ये है जो कि बाकियात हैं उन civilizations की जो कि रह गई थी, उनको देखकर आप अंदाजा लगाते हैं कि भाई यहाँ पे कौन सी कौम आबाद थी, कौन सी civilization थी, उनका रहन सहन कैसे था और वो किस तरह जिंदगी बसर किया करते थे। तो इन तमाम चीजों का अंदाजा इन तमाम चीजों को देख के लगाया जा सकता है कि यहाँ पे कौन सी कौम आबाद थी। It is celebrated not only for the richness of what it has yielded, but for its associations with Alexander and with Ashoka, one of the greatest figures of antiquity in the subcontinent. ये जो जगह है, इस जगह पर रिसर्च जो कंडक्ट होती है या लोग आते हैं, वो इसलिए नहीं आते सिर्फ कि ये जगह बड़ी हमारे लिए मुफीद है, इसको देख के हम कल्चर का हिसाब लगा सकते हैं, रिच ट्रेडिशन है यहाँ पर, नहीं, इसलिए भी ये मुफीद है क्योंकि यहाँ पर अलेक्जेंडर भी आया था और अशोका। अलेक्जेंडर और अशोका ये दो बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर्स रह चुके हैं तारीख के। बोथ वर वॉरियर्स और दोनों जो थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं। तो इनका भी यहाँ से आमद हो चुका है और यहाँ से जब ये गुजरे हैं, यहाँ पर जब ये आए हैं, तो इन्होंने अपने कल्चर की कुछ चीजें यहाँ पर छोड़ी हैं, तो उसका भी यहाँ से अंदाजा लगाया जा सकता है। और हमें इसका अंदाजा लगा भी इस बात से जब हमने उनकी उन वाक़यात को या उन चीज़ों को जो यहाँ पर छोड़ कर गए थे उनकी तरफ देखा, एंड देन वी एनालाइज दीज थिंग्स, we discussed them and we researched on it. So there we came to the conclusion that Ashoka and Alexander had been through these places. There are 4 sites at Texla which became an important center of Buddhism and the seat of great university. यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है एंटिक्विटी। एंटिक्विटी से मुराद है क्लासिकल। क्लासिकल वो चीज होती है जो कि माजी में हो चुकी होती है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं, हमारे इंग्लिश में है, वन इज क्लासिकल पीरियड और एक है मॉडर्न पीरियड। क्लासिकल पीरियड वो होता है जो कि पुराने जमाने का होता है, जिसमें हमारे पुराने राइटर्स हैं, पुराने पोइट्स हैं, प्रोज राइटर्स हैं, फिक्शन राइटर्स हैं, नॉवेलिस्ट जो बाद में आए, उसको हम क्लासिकल कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो एंटिक्विटी का वर्ड यूज हुआ है, इससे मुराद है प्रिमिटिव, ओल्ड, पुराना। Now 4 sites, 4 ऐसी जगह हैं टेक्सला में which became an important center of Buddhism and the seat of great university. 4 ऐसी जगहों पर जहाँ हम जाते हैं टेक्सला में, तो हमें अंदाजा होता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह थी। क्यों इंपॉर्टेंट जगह थी, क्यों जरूरी थी? जरूरी इस लिहाज से थी क्योंकि यहाँ पर बुद्धिज्म इंट्रोड्यूस हुआ था। ये जो इलाके हैं जहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जहाँ से अशोका और अलेक्जेंडर गुजरा है, ये इलाका बुद्धिज्म के लिए जाना जाता है। बुद्धिज्म एक मजहब है जिसमें बुतों की पूजा की जाती है। ये उस मजहब के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर बुद्धिज्म भी थी और साथ में यहाँ पे सीट ऑफ ग्रेट यूनिवर्सिटी। इट मीन्स दैट इट वाज अ सीट ऑफ लर्निंग। इट वाज एन एरिया वेयर लर्नेड पीपल यूज्ड टू लिव, जहाँ पर फिलोसॉफिकल स्कॉलरली लोग रहते थे, आम लोग नहीं रहते थे। तो उनका एक रिच ट्रेडिशन है, उनका एक बड़ा ही रिच ट्रेडिशन है। उनका कल्चर आप देख लो, उनके कस्टम्स आप देख लो, इन तमाम चीजों को जब आप देखते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि भाई ये इलाका स्टडी करने के लिए क्यों जरूरी है। Already a thriving city, when Alexander came in 325 BC, Texla passed through a series of extraordinary changes. Now, thriving means a very thriving, thrilling, very important, very significant city. Why it is significant? The reason is that when Alexander came in 325 BC, ये जो वर्ड है ना आपका BC, इससे मुराद है बिफोर क्राइस्ट।
बिफोर क्राइस्ट का मतलब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले, ठीक है ना। बीसी मीन्स बिफोर क्राइस्ट, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले 325 बीसी में अलेक्जेंडर यहां पर आया, और ये जो इलाका है टेक्सला का, ये एक गैर मामूली तब्दीलियों से गुजरा है। गैर मामूली तब्दीलियां इस इलाके में आई हैं, जिसका अंदाजा इस जमाने में भी हम लगा सकते हैं। आफ्टर अलेक्जेंडर, Chandragupta set up the Mauryan Empire in India, and his grandson Ashoka, who later established Buddhism throughout the subcontinent, went there. Alexander के बाद 325 बीसी में जब अलेक्जेंडर यहाँ से गुजरा, ये इलाका जो है बड़ी गैर मामूली, अनयूजुअल, अनकॉमन तब्दीलियों से गुजरा। उसके बाद चंद्रगुप्ता यहाँ आया और पूरे बड़े सगीर पे उसने अपनी एक बादशाहत कायम कर दी। उसका पोता जिसका नाम था अशोका, he actually established Buddhism in this region, in the whole of the subcontinent, including Texla, and the remains of that tradition and culture and custom can be easily observed and witnessed even now today. Even today you can see and observe all these monuments, and you can easily understand that Buddhism was being practiced at that time when Ashoka, the grandson of Chandragupta, was ruling the subcontinent. Uske baad, a third Texla, now known as Sirkap, was built by Scythian invaders who followed the Mauryan dynasty. Mauryan dynasty जो establish हुई थी चंद्रगुप्ता के वक्त में, उसको मजीद आगे किसने बढ़ाया तीसरी बार? वो कौन था? That was Scythian invaders. Scythian जब आए, हमलावर, इन्वेडर कहते हैं हमलावर को, जो Scythian हमलावर यहाँ पर आए तो उन्होंने इसी लेगेसी को, इसी मजहब को और इसी ट्रेडिशन और कल्चर को जो कहते हैं मौर्यन डायनेस्टी, इसको आगे मजीद बढ़ाया और तक़वियत बख्शी। One of the special merits of what has been discovered at Texla is that unique contribution to the world's artistic treasure, the art of Gandhara, a splendid fusion of Buddhist art with Mediterranean, first Greek and later Roman influences, producing a style of great worth to be found nowhere else. जाहिर है टेक्सला आपको एक बड़ा ही रिच ट्रेडिशन प्रेजेंट करता है, तो जब आप वहां पर जाते हैं तो आपको सिर्फ मौर्यन कल्चर या मौर्यन डायनेस्टी की बात नहीं होती, वहां पर बहुत सारे ऐसे कल्चर्स गुजरे हैं जिसकी आपको एक एमलगमेशन नजर आती है। एमलगमेशन मीन अ मिक्सचर ऑफ सो मेनी कल्चर्स एंड डायनेस्टीज। यहां पर हवाला दिया गया है that not only Mauryan but there was a unique artistic fusion of Buddhist art, जो बुद्धिज्म वहां पे एस्टैब्लिश हुआ मौर्यन एरा में, मौर्यन डायनेस्टी में। उसके बाद मेडिटेरेनियन, दैट वाज ग्रीक एंड रोमन ट्रेडिशन, जो ग्रीक्स आए थे, रोमन्स आए थे, उनका भी ट्रेडिशन इसके साथ मिक्स हो गया है। जिस तरह हमारा कल्चर है, पश्तूनों का कल्चर है, उस पश्तून कल्चर के साथ अब इंडियन कल्चर भी मिक्स हो गया है। अगर आप देखें तो हमारी शादियों में भी मेहंदियां होती हैं, हमारी शादियों में भी वही रस्में होती हैं जो कि हिंदुस्तान में होती हैं। हालांकि हमारे पश्तूनों का कल्चर वो नहीं है, लेकिन चूंकि हम यहाँ पे रहे हैं, सदियों से यहाँ पर आबाद हैं, तो उनके साथ रहते हुए हम भी वहां पे हमारी कल्चर की एमलगमेशन हो गई है। तो इसी तरह टेक्सला का जो इलाका था, in that area when other dynasties came, they mixed with each other and developed a unique artistic culture of their own, and they presented a unique artistic treasure in front of the whole world. Until this date, archaeologists from around the world, from around the globe, visit the area, observe different monuments and remains and remnants of the primitive cultures and dynasties, and then they write theses on the same. So this is something that is still being practiced even now in 2020, and it will be practiced subsequently in the later stages as well. Gandhara is in the name of the area around Peshawar, which became particularly associated with Buddhism. Gandhara क्या है? गंधहारा भी एक कल्चर था, लेकिन ये था क्या?
इट इज एक्चुअली अ प्लेस नियर पेशावर, पेशावर सिटी जो है हमारी, इसके साथ एक इलाका है जिसको गंदहारा कहते थे, ठीक है जी। वो बिल्कुल एसोसिएटेड, मतलब उसकी जो मुताबिकत थी या उसका जो रिलेशन था, दैट वाज विद द रिलीजन ऑफ बुद्धिज्म। तो उसका ताल्लुक पेशावर के इस गंदहारा इलाके का जो था वो बुद्धिज्म मजहब के साथ था, स्पेशली बाय रीजन ऑफ द वर्क इन द फर्स्ट सेंचुरी एडी ऑफ बुद्धिस्ट स्कॉलर्स who prepared texts associating local sites with previous incarnations of Buddha. बुद्धा और बुद्धिज्म, अशोका जब आया एक मौर्य डायनेस्टी लेकर, उसके जो दादा थे चंद्रगुप्ता, वो बुद्धा, उसकी जो ट्रेडिशंस थी उसको मजीद तकवीयत बख्शी गई, उसको फर्दर मॉडिफाई किया गया। देखिए ना, जब इस्लाम आया, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जब हम मुसलमान हुए ज़्यादातर लोग और हमारे नबी इस्लाम, उन्होंने जब इस्लाम इंट्रोड्यूस करवाया, तो उस वक्त के इस्लाम को अगर आप देखें और आज के इस्लाम को देखें तो आपको बड़ा फर्क नजर आता है। आज यहाँ पर हमारे पास 72-73 फिरके बन चुके हैं, उस वक्त कोई फिरका नहीं था। इसी तरह जो बुद्धिज्म इंट्रोड्यूस हुआ था उस वक्त में वो अलग था। बाकी जब आगे इंट्रोड्यूस करवाया कुछ स्कॉलर्स ने गंदहारा के इलाके में जो कि बुद्धिस्ट थे, वो कौन थे? फर्स्ट सेंचुरी एडी। फर्स्ट सेंचुरी एडी में जब वो आए बुद्धिस्ट स्कॉलर्स, तो उन्होंने उसी कल्चर के ऊपर की वो बुनियाद बनाकर बुद्धिज्म को मजीद एक तकवीयत बख्शी और बुद्धिज्म को और मुतारिफ करवाया। आज बुद्धिज्म एक सेपरेट रिलीजन है। माजी में ऐसे काफी मज़ाहिब रह चुके हैं जो कि खत्म हो चुके हैं। There are some of the most prominent religions they have, and these religions have been completely abandoned. Yet there are religions that are quite old, primitive, yet they are still being practiced by the bulk of the people, by majority of the people. Chinese, they are still practicing Buddhism, even in theory, but still the religion that's being practiced by the Chinese, the greater population of the world, that's Buddhism. So आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो जो स्कॉलर्स गंदहारा में आए फर्स्ट सेंचुरी में, उन्होंने क्या किया? इसी बुद्धिज्म को मजीद तकवीयत बख्शी, इसकी तालीमात में मजीद एडिशंस की, अमेंडमेंट्स की। This gave incarnations of the Buddha. This gave a sacred character to the region and a great expansion of religious activity which succumbed to the invasions of the White Huns in the 5th century. अच्छा, this gave a sacred कहते हैं मुकद्दस को। क्या किया? एक मुकद्दस हैसियत दे दी। किस चीज को? इस इलाके को। इस इलाके को उसने एक मुकद्दस हैसियत दे दी और ये इलाका जाने लग गया और पूरी दुनिया में इसकी उस पर गुफ्तशनीद होने लगी कि ये इलाका है जहां पर ये मजहब प्रैक्टिस होता है, यहाँ पर इसके इतने फॉलोवर्स हैं। आफ्टर दैट the expansion of religious activity which succumbed to the invasion of the White Huns in the 5th century. फिर क्या हुआ? जो इनकी religious activities थी, जो religious festivities होती हैं बुद्धिस्ट की, वो expand होती गई वक्त के साथ। जिस तरह मैंने आपको कहा ना, reincarnate का मतलब हम कहते हैं ना पुनर्जन्म, हिंदुओं की मूवीज में हमें नजर आती है ये बातें, पुनर्जन्म। तो ये बुद्धिज्म का जो पुनर्जन्म था ये फर्स्ट सेंचुरी में हुआ। उसके बाद इनकी जो एक्टिविटीज थी वो एक्सपैंड होती गई क्योंकि इन्होंने मजीद मॉडिफिकेशंस की, बुद्धिज्म में और चीजें इंट्रोड्यूस मुतारिफ करवाई। तो वो क्या हुआ कि जैसे ही वो एक्सपेंशन होती गई, अनफॉर्चुनेटली व्हाइट हंस, ये कौम है जंगजू कौम, इन्होंने हमला कर दिया इस इलाके पर और वो एक्सपेंशन वहां पर रुक गई। सकम कहते हैं सबमिट, कैपिचुलेट, किसी चीज के सामने झुक जाना या हार मान लेना। तो वो जो एक्सपेंशन थी वो हार मान गई। क्यों? क्योंकि हमला हो गया व्हाइट हंस की तरफ से। नेक्स्ट, perhaps in fame but certainly not inferior in importance, is Mohenjo-daro, about 60 miles from Sakkar in Sindh। दूसरा जो यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल साइट है, एक तो टेक्सला का इलाका हो गया, साथ में गंदहारा की डिस्कशन हो गई जो कि पेशावर के साथ करीब है, बुद्धिज्म की डिस्कशन हो गई। दूसरा इलाका है मोहनजो-दारो। ये सक्कर से थोड़ा सा फासले पर है, 60 मील के फासले पर। यह भी एक बहुत ही
इम्पॉर्टेंट और एक जरूरी साइट है. इट इज वन ऑफ द मोस्ट prominent significant archaeological site of Pakistan. It is actually in Sakhar, Sindh. Mohenjo-daro is only one but undoubtedly the best known of the sites which form part of what is now referred to as the Indus Valley Civilization. एक इलाका मोहनजोदड़ो एक इलाका है, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट है कि इसी एक इलाके से हमें पता चलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में. ये कल्चर, एक सिविलाइजेशन, एक कौम गुजरी है और उस कौम का पता हमें इस एक इलाके मोहनजोदड़ो से चलता है. क्यों? ये 60 मील के फासले पर है सक्कर से, और इस इलाके की खसूसियत यह है कि ये पूरी सिविलाइजेशन के बारे में हमें नॉलेज देता है, मालूमात देता है कि ये वाली सिविलाइजेशन यहाँ पर आबाद थी. This ancient cradle of civilized man goes back about 50,000 years to the 2nd and 3rd millennia BC and is therefore contemporary with the prehistoric sites of Mesopotamia with which it is often compared. मतलब इसका ये है ancient कहते हैं पुराने को. ये जो ancient civilized कल्चर है, सिविलाइज्ड का मतलब यह है वो लोग जो कि मुहज्जब हो. देखिए ना, पुराने जमाने के लोग जितना हमने स्टडी किया है, वी नो दैट दे वर नॉट civilized people, they were uncultured, they did not have any proper code of ethics and conduct, yet this particular culture was completely civilized in its customs, traditions and demeanor. सो ये जो कल्चर था मुकम्मल तौर पर सिविलाइज था और ये 5000 मिलेनिया बीसी 5000 बीसी पुराना कल्चर है. और एक और कल्चर है जिसके साथ इसको कंपेयर किया जाता है, जिसके साथ इसका मुवाजना किया जाता है, जिसको कहते हैं मेसोपोटेमिया. द डिस्कवरी इज अ कंपैरेटिवली रिसेंट वन and is due to the work of Sir John Marshall, whose interest was aroused by the discovery at Harappa in Montgomery district, now Sahiwal, of some seals of apparently prehistoric origin. अच्छा, ये जो हमारी डिस्कवरी है, ये जो इजाद है मोहनजोदड़ो के कल्चर के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको कहते हैं, ये पुरानी नहीं है. इट्स अ रीसेंट फिनोमेना. ये अभी डिस्कवर हुई है. एंड हु डिस्कवर्ड इट? सर जॉन मार्शल. और उसकी दिलचस्पी कैसे उजागर हुई? अराउज कहते हैं उजागर होना. हाउ डिड हिज इंटरेस्ट अराउज? हिज इंटरेस्ट वाज अराउज्ड एट हड़प्पा. हड़प्पा कहां पर है? ये है मॉन्टगोमेरी डिस्ट्रिक्ट. मॉन्टगोमेरी डिस्ट्रिक्ट असल में जो साहिवाल का जो इलाका है पंजाब में, उसको कहते हैं. वहां पर कुछ मॉन्यूमेंट्स को देखकर इसकी ये दिलचस्पी उजागर हुई और उसने ये डिसाइड किया कि अब मैं जाके इस कल्चर के बारे में मालूमात करूंगा. तो उस कल्चर के बारे में इन्होंने फिर मालूमात इकट्ठी की. इन 1922 की बात है, an officer of the Indian Archeological Department discovered some similar seals while investigating a Buddhist stupa of the Kushan period at Mohenjo-daro, and in the following year further investigations were carried out. 1922 की बात. 1922 में इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के एक अफसर ने क्या किया कि वो गया कहां पर? उसने कुछ मॉन्यूमेंट्स देखे, कुछ स्टैचूज देखे, और वो जब वहां पर गया तो what he found Buddhist stupa and Kushan period at Mohenjo-daro, and in the following year further investigations were carried out. वो वहां पर जैसे जाता है, वहां पर देखता है बुद्धिस्ट स्टूपा. बुद्धिस्ट स्टूपा कहते हैं उसके स्टैचू को. वो बुद्धिस्ट का स्टैचू देखा और साथ में उसने कुशन पीरियड के बारे में कुछ मालूमात हासिल की, जो कि वहां पर कुछ मॉन्यूमेंट्स के जरिए, कुछ जेम्स के जरिए, कुछ बर्तनों के जरिए, वो सारी चीजें वहां पर पड़ी थी. उन तमाम चीजों के जरिए उसे अंदाजा लगा कि यहाँ पर एक कल्चर, एक सिविलाइजेशन पहले रह चुकी है. तो जैसे ही उसने उन तमाम चीजों की तरफ देखा, उसने मजीद इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी.
जैसे ही उसकी नजर पड़ती है बुद्धिस्ट के स्तूपा, उस स्टैच्यू पर, फिर उसके बाद उन बर्तनों पर, उन तमाम मॉन्यूमेंट्स पर, तो वो क्या करता है कि उसकी दिलचस्पी में मजीद इजाफा होता है और वो फिर मजीद अनथक कोशिश करता है कि पता लगाया जा सके कि यहाँ पे कौन कौन से मज़ाहिब या कौन कौन सी सिविलाइजेशन या कौमें आबाद थी। उसके बाद the results were unduly interesting, but Marshall was sufficiently convinced of the substantial nature of his suspicions to carry on the work under his own direction and during the following years with most rewarding consequences. Unduly interesting, जो रिसर्च हो रही थी, जो काम हो रहा था, वो काफी दिलचस्प था और काफी चीजों का पता चल भी गया था, लेकिन ये जो मार्शल था, द ऑफिसर, वो चाहता था कि वो मजीद इन्वेस्टिगेशन करे, वो मजीद मालूमात हासिल करे और वो इसी सिलसिले में आगे बढ़ता चला गया। वो रुका नहीं, क्योंकि वो चाहता था कि वो बिल्कुल इस मामले की तह तक पहुंचे कि भाई यहाँ पर कौन सा कल्चर है, यहाँ पे कौन सी सिविलाइजेशन थी, ये जो बुद्धिस्ट का स्टैचू लगा है, ये जो बर्तन पड़े हुए हैं, ये जो मुजस्मे हैं, ये किन किन कल्चर्स के हैं। एक कल्चर है या दो कल्चर्स हैं, तीन कल्चर्स हैं, पॉसिबल तो हो सकता है क्योंकि पुरानी चीजें हो सकती हैं, मुख्तलिफ कल्चर का यहाँ से गुजर बसर हो चुका होगा, तो मतलब यहाँ पे कितनी कल्चर्स का हमें वो खुलासा मिल सकता है या हमें मिक्सचर मिल सकता है। तो उस लिहाज से उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन रोकी नहीं, बल्कि वो आगे बढ़ता चला गया। One of the most important aspects of the Mohenjo-daro discovery is its confirmation of the existence of an established civilization in the Indus Valley region before the arrival of Aryan invaders, and also the fact that more than one ethnic type was then present. वही बात, जब इन्वेस्टिगेशन हुई मोहनजोदड़ो पर, यहाँ पर वो तमाम रिमेन्स को देखा गया और आर्कियोलॉजिकल साइट्स को विजिट किया गया, तो उससे अंदाजा लगाया गया कि यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, जो कि आर्यन एक कौम है, जंगजू, उनके हमला करने से पहले या उनके यहाँ आने से पहले यहाँ पर आबाद थी। वो यहाँ पर रहती थी, वो यहाँ पर गुजर बसर करती थी और उन तमाम इन्वेस्टिगेशन से अंदाजा लगाया गया कि यहाँ पर एक एथनिक स्टॉक नहीं था। एथनिक कहते हैं कौमियत, कास्ट, ठीक है ना, पश्तून, पंजाबी, इसी तरह यहाँ पे मुख्तलिफ कौमें आबाद थी, एक कौम से ज्यादा कौमें आबाद थी, ठीक है जी। सो टुडे दिस मच इज सफिशिएंट एंड वी विल डिस्कस द rest of the unit in the next class. Till then, I would request you all to read it till now and understand it, and if there are any queries, then you can put those queries in the comment section. So thank you very much. God bless you. Stay safe.